ठीक है। श्री महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ़ रहनवाल की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक है जल संसाधन। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से इसको समझिए। साथ ही साथ मैं कुछ परिभाषाएं भी बोलूँगा, तो उन परिभाषाओं को आप साथ में नोट भी कर सकते हैं। पूरा नहीं पाऊंगा क्योंकि नोट्स बहुत ही बड़े हो जाते हैं, इसलिए आप लिखने का प्रयास करें साथ में मेरे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं जल संसाधन। देखिए, जल एक संसाधन है। इस टॉपिक के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। पुराने विद्यार्थियों को पता होगा कि कोई भी प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ है, संसाधन मौजूद है, कोई भी वस्तु मौजूद है, तो संसाधन कब बनती है? जब मनुष्य उसके साथ कोई क्रियाकलाप करता है और उसका अपने लिए उपयोग करता है, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है, तो मानव के लिए क्या बन जाती है? संसाधन बन जाती है। इसलिए जल भी क्या है? एक संसाधन है। जल एक प्रकृति की अनुपम देन है। जल अमृत है। अमृत की तुलना जल की है वेदों में, ऋग्वेद में की गई है, वेदों में की गई है, वेदांगों में की गई है, उपनिषदों में की गई है। और मानव के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव के लिए जल की महत्ता अनोखी है। सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर है, हमारा जो पृथ्वी का कुल धरातल है उसके लगभग 71% भाग पर जलीय भाग मौजूद है, जो झरने, झीलें, नदियाँ, बर्फ, सागर, महासागर, समुद्र के रूप में मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो 29% भाग है वो स्थलीय भाग के रूप में मौजूद है। जो देखिए पर्वत है, पठार है, मैदान है, इसके अलावा घाटियां हैं, दलदल है, इन क्षेत्रों के रूप में मौजूद है। थार का रेतला मरुस्थल के रूप में मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं इसी जलीय भाग की कि इसी जल का है वो 97% भाग महासागरों के रूप में, खारे पानी के रूप में मौजूद है। लगभग 97% भाग है किस जल का? 71% जल का। इस जल का 97% भाग है वो किसके रूप में मौजूद है? खारे जल के रूप में मौजूद है, जो समुद्रों, महासागरों के रूप में पाया जाता है। आगे बात करते हैं जबकि 3% जल उपयोग के योग्य है। केवल मानव है वो 3% जल का ही उपयोग करता है। कितने प्रतिशत में से? 97% में से। इसके बाद में बात करते हैं इस जल का भी 69% हिम के रूप में मौजूद है, जो पहाड़ों के रूप में मौजूद है। बड़ी बड़ी जो श्रृंखलाएं हैं जैसे हिमालय पर्वतमाला है, जो नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है, उसके रूप में मौजूद है। जबकि 30% जल है वो भूमिगत के रूप में मौजूद है, जो नलकूप के रूप में हम जब उसका उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए, जिसका हम उपयोग करते हैं, जमीन से निकालते हैं, उसके रूप में मौजूद है। शेष 1% जल का उपयोग मानव पेयजल, सिंचाई, आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। यानी मनुष्य अपने दैनिक जीवन के अंदर जितने भी क्रियाकलाप करता है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो उस क्षेत्र में या पशुपालन हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो मानव अपने उपयोग के लिए कितने प्रतिशत जल का उपयोग करता है? केवल 1% जल का उपयोग करता है। इसके बाद में चर्चा करते हैं कि देखिए तीव्र जनसंख्या, लगातार जनसंख्या लगातार क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, वैश्विक उष्णता, तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तीव्र जनसंख्या है, वैश्विक उष्णता है, वह से जल संसाधन पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन तथा संरक्षण आवश्यक हो गया है। यानी लगातार क्या होता जा रहा है कि तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा साथ ही साथ है लगातार जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इसलिए मनुष्य के सामने एक विकट समस्या आ खड़ी हो गई है कि लगातार जल की कमी देखी जा रही है, तो कैसे जल का उचित तरीके से संरक्षण किया जा सके। तो इसके लिए मानव लगातार प्रयास कर रहा है। तो हम टॉपिक की बात करते हैं। आगे मैं टॉपिक बताता हूँ जल प्रबंधन। इसके बाद अगला टॉपिक है जल प्रबंधन। आगे बात करते हैं जल प्रबंधन।
प्रबंधन का मतलब होता है रखरखाव, यानी जल का कैसे विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए, कैसे उसका रखरखाव किया जाए, कैसे उसका सुनियोजित तरीके से उपयोग किया जाए, तो उसको ही क्या कहते हैं, जल प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। यानी वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। वर्षा का किस कारण चला जाता है? महावीर स्कूल के क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपने पास में कॉपी रखें, पेन रखें और साथ में परिभाषाएं नोट करते जाएं, क्योंकि संपूर्ण परिभाषाएं मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। तो इसलिए आप साथ में वीडियो सेव करें और उस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो परिभाषा अच्छी तरह से आप लर्न करें, अध्ययन करें, परिभाषा समझिए, आप साथ में नोट्स कर लें, नोट कर लें। देखिए जल प्रबंधन यानी वर्षा का अधिकांश जल, किसका जल? वर्षा का अधिकांश जल किसके रूप में? वर्षा का अधिकांश जल समुद्रों में व्यर्थ जल के रूप में चला जाता है। किस जल के रूप में चला जाता है? व्यर्थ जल के रूप में चला जाता है। इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग तथा देखिए लगातार क्या होता जा रहा है, वर्षा का जल है, अधिकांश वर्षा का जल समुद्रों में व्यर्थ जल के रूप में चला जाता है। तो इस जल का लगातार बढ़ रही जनसंख्या, वैश्विक उष्णता, इसको देखते हुए इस जल का सदुपयोग करना, इस जल का क्या करना, सदुपयोग करना भी क्या कहलाता है? जल प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? जल प्रबंधन कहलाता है। अब आगे बात करते हैं कि जल प्रबंधन क्यों करते हैं, जल का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, जल का उचित उपयोग क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए बाहर की जो कृषि है वो मानसून का जुआ कहलाती है, अर्थात मानसून की अनियमितता, अपर्याप्तता, समय से पहले आना, समय के बाद में आना या अकाल जैसी स्थितियों का भारतीय कृषि को सामना करना पड़ता है। इसलिए देखिए अगर जल का उचित तरीके से हम प्रबंधन करें, पुराने जितने भी जल के स्रोत हैं उनको उचित तरीके से उनका रखरखाव करें, उनकी मरम्मत करें, और जब अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो या वर्षा नहीं हो, मानसून देरी से आए, तो उस समय उस जल का उचित उपयोग कर सकते हैं। उस जल का क्या कर सकते हैं? उचित तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अकाल जैसी कोई स्थिति है उससे अच्छी तरह से निपटारा पाया जा सकता है। इसे किसके नाम से, इसे हम जल प्रबंधन के नाम से जानते हैं या जल प्रबंधन कहलाता है। आगे बात करते हैं कि जल का उचित प्रबंधन करने के लिए है वो हमारी भारत सरकार के द्वारा है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर सबसे पहले कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किसे कहते हैं। वैसे चैप्टर है, अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इसको देखते हुए सिलेबस थोड़ा कम किया जा सकता है आगे। अब कौन सा चैप्टर हटेगा इसके बारे में जो बोर्ड तय करेगा, तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें से 3 नंबर का ये चैप्टर है जिसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक मैथ में क्वेश्चन आएगा इसका 1 नंबर का, 2 नंबर का जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन है वो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किसे कहते हैं? बहुउद्देशीय यानी वे परियोजनाएं जिनका जल, वे परियोजनाएं जिनका जल, वे परियोजनाएं जिनका जल
पूर्ति करता हो यथा, पूर्ति करता हो यथा या जैसे, यथा या जैसे सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, बिजली बनाना, मछली पालन, बिजली बनाना, मछली पालन, मत्स्य पालन, औद्योगिक क्रियाओं, औद्योगिक क्रियाओं, इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, उन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। यानी एक परियोजना बनाई गई, परियोजना का प्रमुख क्या है, उसका उद्देश्य है, वो एक से अधिक उद्देश्यों की क्या कर रही है, पूर्ति कर रही है। उसका जल क्या है, जल यानी एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। यानी वे परियोजनाएं जिनका जल एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, यथा या जैसे सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, बिजली बनाना, मछली पालन, औद्योगिक क्रियाओं, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, जो इकोलॉजी सिस्टम है, इकोसिस्टम है, पर्यावरण संरक्षण आदि या इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, तो उन्हें बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। बहुत से बिंदु इसके अंदर है, उन सभी उद्देश्यों की क्या कर रहा हो, जब पूर्ति कर रहा हो, एक बांध के द्वारा की जाती है, उनकी पूर्ति की जाती है, बिजली बनाना सभी इसके अंदर आता है, तो उनको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। इन बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाओं की महत्ता को देखते हुए, इन बहुउद्देशीय जो नदीघाटी परियोजनाएं हैं, इनकी महत्ता को देखते हुए, इसको देखते हुए, महत्ता या महत्व को देखते हुए, इन बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाओं की महत्ता को देखते हुए या महत्व को देखते हुए, भारत के या हमारे देश के इन बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाओं की महत्ता को देखते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, तो इन बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाओं की महत्ता को देखते हुए आधुनिक भारत का मंदिर की संख्या है। इन बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाओं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाओं की महत्ता को देखते हुए इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी या आधुनिक भारत का निर्माता कहा है, या क्या कहा है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। आपके सामने क्वेश्चन आता है बोर्ड क्लासेज में कि बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं, किसी भी प्रकार का टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए इन परियोजनाओं के द्वारा है, इनका जो जल है वो बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करता है।
कृषि है तो कृषि अनेक जो औद्योगिक इकाइयां हैं, विनिर्माण इकाइयां हैं, उनको कच्चा उत्पाद उपलब्ध करवाता है, जैसे कपास। कृषि के अंदर प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, तो कृषि के कपास की खेती करते हैं। कपास से क्या प्राप्त होती है हमें, जिसको हम रुई बोलते हैं, कपास प्राप्त होती है। और वो सूती वस्त्र जो उद्योग होता है उसमें कच्चे उत्पाद के रूप में या धागा बनाने के रूप में क्या ली जाती है, काम में ली जाती है। तो क्या किया जाता है इसके अंदर कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसलिए इनको क्या कहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की भी संज्ञा दी है। इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की भी संज्ञा दी जाती है या निर्माता कहा जाता है। अब इन परियोजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केंद्र दोनों के द्वारा किया जाता है। जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है या संचालन किया। सबसे पहले बात करते हैं, मैं दो टॉपिक की बात करता हूं, दो बिंदु की बात करता हूं। देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का संचालन पूरा लिखना आपको, नोट्स जितने भी नोट्स बनाने हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का संचालन है वो केंद्र सरकार, संचालन, रखरखाव, पुनः निर्माण, मरम्मत, प्रबंधन आदि है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों के द्वारा किया जाता है। और दोनों सरकारों की अलग अलग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, अलग अलग सेक्टर है, उनका अलग अलग क्षेत्र है। कौन सी योजना केंद्र सरकार के अधीन है, कौन सी नदी घाटी परियोजना वो राज्य सरकार के अधीन है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केंद्र सरकार के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, यानी वे परियोजनाएं। सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यहां पर बात करते हैं, परिभाषा देखिए कि वे परियोजनाएं, कौन सी परियोजनाएं, वे परियोजनाएं, वे परियोजनाएं जिनका संचालन, रखरखाव, पुनः निर्माण इत्यादि कार्य केंद्र सरकार के द्वारा, इत्यादि कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हो, उन परियोजनाओं को केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। यानी आपको पूरी परिभाषा लिखनी कि वे परियोजनाएं जिनका संचालन, रखरखाव, पुनर्निर्माण, मरम्मत इत्यादि कार्य केंद्र सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता हो तो उन्हें केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। हम लोग परियोजनाओं के कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि वो परियोजनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं भाखड़ा नागल। सबसे पहले कौन सी परियोजना की बात करते हैं, भाखड़ा नागल। इसका हम जिक्र करेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन तीन राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है, तो परियोजना का पता होना चाहिए। देखिए, भूगोल के अंदर आपको मैं पूरा मैप है वो मैप के द्वारा क्लियर कराऊंगा। आप स्वयं भी मैप का अभ्यास करें, घर पर मैप बनाइए भारत का, उसमें कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सी परियोजना कहाँ पर है, कहाँ पर बनाई गई है, किस नदी पर बनाई गई है, ये पूरी लाइनिंग के द्वारा आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर बनाया गया है, तो पूरी गहन अध्ययन आपको पता होना चाहिए। कौन सी परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उस परियोजना का उद्देश्य क्या है, कितने बांध उस परियोजना पर बनाए गए हैं, कितनी लंबाई उनकी है,
कितना बड़ा बांध है, तो पूरी बातें आपको क्लियरली उसके अंदर पता होनी चाहिए। तो भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके अलावा बात करते हैं रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना के आगे हम बात करते हैं दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना के अलावा अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना, टिहरी परियोजना, कोसी परियोजना, टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। हीराकुंड जो उड़ीसा में स्थित है। आगे बात करते हैं दामोदर जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। रिहंद उत्तर प्रदेश है। कोसी बिहार में स्थित है, कोसी परियोजना। तो ये परियोजनाओं की प्रत्येक परियोजना का पता होना चाहिए कौन सी परियोजना किस नदी पर है। ये किसकी परियोजना है? केंद्र सरकार की परियोजना है। सभी परियोजनाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मरम्मत रखरखाव और प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। अगला बिंदु है राज्य सरकार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। आगे बात करते हैं राज्य सरकार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। एकदम इजी टॉपिक है, आराम से समझना, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। सीधी सीधी परिभाषाएं, परियोजनाओं के नाम है, फिर एक एक परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य सरकार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, उसमें कोई परिभाषा दोहरानी है, केवल नाम क्या है? राज्य सरकार कि वे परियोजनाएं जिनका संचालन, मरम्मत, रखरखाव, प्रबंधन या पुनर्निर्माण, मरम्मत आदि की सरकार के द्वारा की जाती हो, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता हो, तो उन परियोजनाओं को राज्य सरकार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। वे परियोजनाएं जिनका संचालन किसके द्वारा किया जाता हो? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता हो, तो उन्हें राज्य सरकार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। अब इन परियोजनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा, नाम लिखूंगा। सबसे पहले आती है चंबल परियोजना। सबसे पहले कौन सी? उदाहरण के लिए चंबल परियोजना जो किन किन राज्यों की परियोजना है? आपको परियोजना का पता होना चाहिए क्योंकि मैप में क्वेश्चन आता है इसका। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर बाद भारत का मैप बनाने वाला हूं, उसके अंदर समझाऊंगा कि परियोजना। जैसे हम बात करते हैं ये राजस्थान, छोटा सा मैप बना देता हूं यहाँ पर। ये राजस्थान है, कल्पना कीजिए। यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर पंजाब भी आता है, यहाँ पर हरियाणा आता है, यहाँ पर यूपी आता है, यहाँ पर एमपी आता है, इसके बाद में यहाँ पर गुजरात आता है, इधर कौन सा है? पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय सीमा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजस्थान, तो यहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो इन दोनों राज्यों की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है, जिसकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगली परियोजना की बात करते हैं। अगली परियोजना है चंबल परियोजना के अलावा नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सी है? नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। नागार्जुन, अर्जुन और कृष्ण,
इसको याद रख सकते हैं। अर्जुन और कृष्ण, ठीक है ना, अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन आ रहा है, तो नागार्जुन सागर परियोजना किसकी है? आंध्र प्रदेश की परियोजना है। आगे बात करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना के अलावा सरदार सरोवर परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की, नागार्जुन आंध्र प्रदेश की, तुंगभद्रा परियोजना। इसके बाद क्या आती है? तुंगभद्रा परियोजना। अगली परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना की अगर बात करें तो तुंगभद्रा परियोजना है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना किसकी है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। दोनों की संयुक्त परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। अधिकतर परियोजनाओं का जो निर्माण है उनका नाम है वो नदी के नाम पर ही पड़ा है। तुंगभद्रा परियोजना जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके बाद में बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश, तीनों की क्या है? संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। आगे बात करते हैं मयूराक्षी और फरका परियोजना। मयूराक्षी यानी मोर वहां पर देखने को मिलते हैं सर्वाधिक, आपको याद रखना है नहीं वहां पर, तो याद रखना है कि मयूराक्षी परियोजना और फरका की फरका क्या है? बांध है जो 3 बीघा गलियारा क्या था? विवाद में था भारत और किसके बीच में? बांग्लादेश के बीच में। तो वहां पर बांग्लादेश के पास में हमारा राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल है। तो मयूराक्षी परियोजना कौन सी है? मयूराक्षी व फरका परियोजना। ये दोनों परियोजना किसकी है? वेस्ट बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की। किसकी है? पश्चिमी बंगाल की संयुक्त परियोजना है मयूराक्षी परियोजना और फरका परियोजना पश्चिम बंगाल की परियोजना है, ठीक है ना। ये 2 राज्य ने इसमें की है, सॉरी। आगे बात करते हैं गंडक परियोजना। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश में, गंडक नदी जो है, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, गंडक नदी का नाम है। गंडक परियोजना यूपी व बिहार। आगे बात करते हैं माही परियोजना। माही नदी पर है। माही परियोजना की अगर हम बात करें तो माही परियोजना देखिए गुजरात तथा राजस्थान की है। माही परियोजना गुजरात तथा राजस्थान की है। किसकी है? गुजरात तथा राजस्थान की है। इन दोनों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में बात करते हैं मच्छकुंड परियोजना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। इसके बाद में बात करते हैं मच्छकुंड परियोजना, मच्छकुंड परियोजना, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। मच्छकुंड परियोजना किसकी है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो ये विभिन्न है तो राज्य सरकारों के द्वारा संचालित परियोजनाएं की जा रही है। चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, मयूराक्षी फरका परियोजना पश्चिम बंगाल। आगे बात करते हैं गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार, माही परियोजना
राजस्थान व गुजरात, मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, इनकी परियोजनाएं क्या है, संयुक्त परियोजनाएं हैं। अब देखिए भारत के चाहे प्राथमिक सेक्टर हो, द्वितीयक सेक्टर हो, तृतीयक सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, तो इन सभी नदी नाली परियोजनाओं को भारत का क्या कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन परियोजनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो परियोजना है वो पहली परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना। परियोजना सबसे पहले चर्चा करेंगे हम